समंदर के किनारे किसी फुटबॉल ग्राउंड की तरह दिखने वाली इस जगह पर हर ओर गहमा गहमी है। रंग बिरंगे झंडे और सब कुछ चाक चौबंद। हर चीज का जायजा लेते हुए नौसेना के अफसर, ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर के लॉन्च में कोई कमी न रह जाए। पर सवाल है कि आईएनएस विक्रांत है कहां? इसके लिए थोड़ा सा कैमरे के एंगल को बदलना होगा। अभी तक आप आईएनएस विक्रांत के डेक पर ही थे, जो सागर की सतह से किसी बहुमंजिला इमारत सा दिखता है। पूरी तरह देश में बना, यहां तक कि जिस खास स्टील का इस्तेमाल हुआ है वो भी अपने ही देश का बना है। आईएनएस विक्रांत अभी तक इस नाम की पहचान देश के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर रही है, लेकिन अब एक बार फिर से ये सुर्खियों में है। देश में इसी नाम से बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च हो गया है। एक खास तरह के फौलाद से कोचिन शिपयार्ड में बना ये युद्धपोत 2018 तक भारतीय बेड़े में शामिल हो पाएगा। इसकी मौजूदगी से ही बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के बड़े हिस्से में भारतीय नौसेना को न सिर्फ चलता फिरता हवाई अड्डा मुहैया कराएगी, बल्कि शक्ति संतुलन को लेकर भी इसकी भूमिका काफी अहम होगी। आईएनएस विक्रांत, आप चाहें तो इसे 16 साल बाद हुआ पुनर्जन्म कह सकते हैं। कोचीन शिपयार्ड में तैयार हुआ देश का ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर हर लिहाज से बेजोड़ है। पूरी दुनिया में सिर्फ 3-4 देश हैं जो एक्चुअली एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं, राइट। और इस साइज एयरक्राफ्ट बनाने में सिर्फ 3 या 4 कंट्रीज है, यूएसए, रशिया, फ्रांस, 3 बनाए हैं और ब्रिटेन अभी बना रहे हैं। तो हम चौथा बोल सकते हैं या 5वां। सिर्फ 4-5 देश हैं जो इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए चैलेंज लिया है। 37,500 टन वजन का आईएनएस विक्रांत न सिर्फ अपनी सुरक्षा करेगा, बल्कि वक्त आने पर दुश्मन को जमींदोज भी करेगा। अगर ये एक बार समंदर में उतर जाए तो अगले 45 दिनों तक रसद और ईंधन की जरूरत नहीं होगी। फिर भी 1500 नौसैनिकों समेत इस चलते फिरते शहर को ईंधन की कमी खलेगी तो टैंकर से और ईंधन भी ले लेगा। स्टीम पे चलते थे, ये शिप जीटी पे चलने वाले। जो जीटी शिप्स होते हैं वो स्टार्ट करने में बहुत कम टाइम लगता है, उनकी मैन्यूवरेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो जरूर शिप एक पावरफुल शिप होगी। करीब 62 मीटर चौड़े और 4 हेक्टेयर के दायरे वाले इस 14 मंजिले जहाज में कुल 2300 कंपार्टमेंट होंगे। इसमें 2700 किलोमीटर केबल का इस्तेमाल हुआ है, जो कोच्चि को दिल्ली से जोड़ सकते हैं। रनवे की लंबाई भी काफी है, जिससे जहाज टेक ऑफ और लैंड कर सके। ये आईएनएस विक्रांत का डेक है, जहां से फाइटर और हेलीकॉप्टर फ्लाई करेंगे। कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 260 मीटर लंबा है और दुनिया का सबसे तेज धावक अगर इसे दौड़ता है तो उसे भी कम से कम 30 सेकंड इसे पूरा करने में लगेंगे। लेकिन इसकी असली ताकत ये MiG-29K हैं, जिन्हें ब्लैक पैंथर भी कहा जाता है। आईएनएस विक्रांत पर ऐसे ही 20 खतरनाक MiG-29K 24 घंटे मौजूद रहेंगे, जो 800 किलोमीटर दायरे में जल, थल और आकाश में आग बरसा सकते हैं। पर सबसे खास बात
स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक है। MiG-29 के अशोर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, कैरियर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और साइज़ इतना रखा है कि कैरियर में भी फिट हो जाता है, और फिर भी इतना पेलोड जो कैरी कर सकते हैं वो MiG-29 के अभी स्ट्राइक भी केपेबल है, एयर डिफेंस में भी केपेबल है, और एयर टू ग्राउंड अटैक में भी केपेबल है। तो ये बेसिकली एक मल्टी रोल फाइटर हो गया। INS विक्रांत पर MiG-29K अकेला नहीं होगा, बल्कि इस पर तैनात देसी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भी दुश्मनों पर नजर रखेगा। साथ ही कामो और नौसेना की जरूरतों को देखते हुए दूसरे मल्टी रोल नए हेलीकॉप्टर भी मौजूद होंगे। इसकी ताकत जो है वो काफ़ी होगी। इसके अंदर MiG-29K जो हमारे पास है, और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नेवी, और कामोव AEW हेलीकॉप्टर्स होंगे इसके ऊपर। तो इससे भारत की जो समुद्री सुरक्षा है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। हालांकि नौसेना के बेड़े में ये 2018 तक ही शामिल हो पाएगा। अगले 3 साल इसे कई तरह के उपकरणों से लैस करने में लगेंगे और फिर होंगे सी ट्रायल। नाम पुराना होते हुए भी पुराने विक्रांत से न सिर्फ ये वजन में करीब दोगुना है, बल्कि तकनीक भी काफी अलग है। हालांकि इस पर भी विमान टेल हुक के जरिए ही क्रैश लैंडिंग करेंगे, जो सी हैरियर के वर्टिकल लैंडिंग से एकदम अलग है। तो बहुत ही अलग चीज़ है। वो जो पहले वाला विक्रांत था वो 40s की विंटेज का था, 1940s की विंटेज का। ये जो है जेट एयरक्राफ्ट MiG-29K और LCA नेवी हम होप करते हैं उनको ऑपरेट करेगा। तो टेक्नोलॉजिकली दो तीन जनरेशंस का फर्क है। 4 गैस टरबाइनों की जोर पर खुले समंदर में इसकी रफ्तार करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। और इस बात का दावा किया जा रहा है कि इसके आते ही नौसेना की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि तब भारत के पास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य भी होगा। एक साथ 2 विमानवाहक युद्धपोतों के दम पर देश की समुद्री सरहद को न सिर्फ महफूज बनाया जा सकता है, बल्कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा सकता है। हमारे पास फिर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल रहेंगे एक साथ, और उसके बाद भी अगर एयरक्राफ्ट कैरियर बने तो हमारा देश जो है वो दोनों समुद्री सीमा, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल, दोनों में एक कैरियर रहेंगे, तो हमारी ताकत तो बढ़ेगी। अगर मौजूदा हालात में एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान पास भी नहीं भटकता, जबकि चीन के पास रूस का बना सिर्फ एक पोत है जो अभी ऑपरेशनल भी नहीं हुआ है। बिल्कुल कंटेम्परेरी होगा, कंपेरेबल टू द बेस्ट। तो बढ़िया से बढ़िया जहां भी है उनसे कंपेरेबल होगा। अगर हम 40-45 साल तक लगातार समंदर में रहने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं, तो सबसे अहम होता है वो फौलाद जिससे इसे तैयार किया जाता है। ये बताने की जरूरत नहीं कि इस तरह के युद्धपोतों में इस्तेमाल होने वाला स्टील आम इस्पात से काफी अलग होता है। लेकिन वो बनता कैसे है, दिखाएंगे अपने ही देश में फौलाद को जंगी जहाज की शक्ल में ढलते हुए एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं।
कैरियर बनाने का फैसला किया तो सबसे पहले इसके लिए जरूरी स्टील का सवाल सामने आया, क्योंकि दूसरे ताकतवर देशों ने युद्धपोत के नाम पर स्टील देने से मना कर दिया। तो देश की इस चुनौती से लड़ने का बीड़ा उठाया सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। बेशक ये काम आसान नहीं था, लेकिन सेल ने यह सब काम संभव कर दिखाया जिसको देश की जरूरत थी। एक ऐसा देश जिसके पास गिनती के युद्धपोत बनाने का अनुभव हो, वहां किसी विमान वाहक पोत बनाने की सोचना आसमान से तारे तोड़ लाने से कम नहीं, लेकिन ये काम भी बखूबी पूरा हो गया। इस बारे में सबसे पहला विचार 1980 के दशक में आया, लेकिन मंजूरी मिली 1999 में। पहले 24,000 टन का पोत बनाने का विचार था, जिससे सी हैरियर उड़ान भरते, लेकिन जब MiG-29 की बात आई तो वजन बढ़कर 37,500 टन हो गया। लेकिन इतने विशाल पोत के लिए सबसे पहली जरूरत उस खास किस्म के स्टील की थी जिससे ये पोत बनाया जाता। इमेजिन करें कि एक जहाज को समुद्र में 24/7 और 365 डेज रहना है, और एक शिप की लाइफ, एयरक्राफ्ट कैरियर की लाइफ 40 साल रहती है। तो अगर उस स्टील को जो समुद्र के पानी में खाली रखना ही है, तो उसके लिए एक बहुत ही डिफरेंट क्वालिटी हाई टेंसाइल स्टील की जरूरत होती है। भारत का पारंपरिक दोस्त रूस सिर्फ स्टील देने पर तैयार नहीं था। ऐसे में बना बनाया एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदना महंगा सौदा था। ऐसे में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया उम्मीद बनकर सामने आया। हम तो हमारे देश की कंपनी है, हमारे देश की पहली कंपनी है, तो हमें तो हमारे देश के लिए काम करना है। तो हमेशा हर काम प्रॉफिट के लिए तो किया नहीं जाता, और हमने तो इस उम्मीद से काम किया कि नई स्टील डेवलप करेंगे जो हमारे यहाँ का जो ये एयरक्राफ्ट लॉन्चर बन रहा है उसमें ये यूज होगी, और उसके बेसिस पर हमें रिपीट ऑर्डर्स भी मिलेंगे फ्यूचर में। जंगी जहाजों में इस्तेमाल होने वाला फौलाद आम स्टील से अलग होता है, लिहाजा DRDO ने एक खास तरह की स्टील तैयार की जिसे नाम दिया गया DMR-249। इसके अलावा डेक पर जहां विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ होनी है, उसके लिए DMR-249B तैयार की गई। जब प्लेन लैंड करता है एयरक्राफ्ट कैरियर पे, तो वो चक्के से इम्पैक्ट जो होता है उसमें वो स्प्रिंग थोड़ा दबता है। दबने के बाद फिर उसको वापस उसी शेप में आना है, ताकि उड़ने के समय आपको वो कर्वेचर चाहिए। तो इसकी खासियत यही है कि वो जब लोड में थोड़ा फ्लैट होता है, फिर स्प्रिंग बैक कर देता है। इस किस्म का फौलाद जितना सख्त होता है उतना ही लचीला, ताकि भारी दबाव झेल सके। इतना ही नहीं, समंदर के खारे पानी का भी इस पर कोई असर नहीं होता, और 0 से 60 डिग्री नीचे के तापमान पर भी भयानक झटके झेल सकता है। इसे बगैर किसी निशान के 180 डिग्री तक मोड़ा जा सकता है। इस स्टील में हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए और मजबूती भी होनी चाहिए। अब ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, इन दोनों को एक ही स्टील में बनाना, ताकि ये मतलब ये स्टील वहाँ पे काम करेगी जहाँ पे टेम्परेचर लेवल जो है वो -50 -60 डिग्री सेल्सियस होगा, और उसमें ये ब्रेक नहीं होगी। अब तक जंगी जहाजों के लिए खास तरह के स्टील विदेश से मंगाए जाते रहे हैं, लेकिन देश में बनने की वजह से लागत काफी कम हो गई। साथ ही दूसरों के भरोसे रहने की भी जरूरत नहीं रही। सप्लाई इंश्योर्ड रहेगी। कभी भी जब हम देश में बनाएंगे तो कोई हमको किसी भी कारण से कोई भी रीज़न होगा, तो हम लोग तो हमेशा स्टील बनाने के लिए रेडी हैं। जबकि अगर हम इंपोर्ट करेंगे
तो हम लोग किसी और देश पर डिपेंडेंट रहेंगे। तो ये हमारी आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बढ़िया कदम है, और साथ ही कम पैसे में होगा, क्योंकि बाहर से बनाएंगे तो डॉलर और यूरो के साथ रिलेटेड रहेगा। पर सवाल है कि आखिर इस तरह का स्टील कैसे बनता है और वो कितना अलग होता है। आम बोलचाल की भाषा में लोग लोहा और फौलाद यानी स्टील में कोई ज्यादा फर्क नहीं महसूस करते, लेकिन खुले माहौल में वक्त के साथ लोहा जहां जंग का शिकार हो जाता है, वहीं पानी, हवा और वक्त का स्टील पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन स्टील भी कई तरह के होते हैं जो जरूरत के मुताबिक बनाए जाते हैं। घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन से लेकर चम्मच तक, और रेल पटरियां जिस पर हजारों टन वजनी गाड़ियां चलती है, ये सब फौलाद के ही तो नमूने हैं। आखिर कैसे बनता है ये फौलाद? सामने दिख रही लाल लकीर फौलाद की है। ब्लास्ट फर्नेस से पिघलकर निकलता गर्म लोहा ऐसा ही दिखता है। इससे पहले भट्टी में लौह अयस्क, चूना पत्थर और कोक को डाला जाता है, जिसका तापमान करीब 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। पिघले लोहे से पहले सल्फर और कार्बन जैसी अशुद्धियां हटाई जाती हैं, फिर जरूरत के मुताबिक निकेल, निबोइम, वेनेडियम, मेलिब्डेनम और क्रोमियम जैसी धातुएं मिलाकर मनचाहा स्टील तैयार किया जाता है। वो नॉर्मल स्टील में माइक्रो अलाय नहीं है, कार्बन और मैंगनीज ये वाला नॉर्मल स्केल में है, और उसका थोड़ा लिमिटेड लाइफ है। बट ये स्टील में ये माइक्रो अलाय जो यूज़ करता है, नियोबियम, वेनेडियम एंड अदर थिंग्स, लिमिटेड इम्प्यूरिटीज है इसमें। इम्प्यूरिटी बोलता है, कार्बन इज ए इम्प्यूरिटी, लाइक दैट। जो इम्प्यूरिटीज कम होने से ये स्ट्रेंथ बढ़ता है। साथ ही खास स्टील बनाने के लिए कम दबाव में स्टील को वैक्यूम करके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन निकाल दिया जाता है। सबसे पहले स्टील की प्लेट तैयार होती है और इसके बाद हीट ट्रीटमेंट का काम शुरू हो जाता है, जिससे स्टील में लचीलापन आता है। इस प्रक्रिया को टेम्परिंग कहते हैं। इस दौरान प्लेट को कई बार पानी की बौछार और तेल में ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्वेंचिंग कहते हैं, ताकि स्टील में मजबूती आ सके। खास बात यह भी है कि सेल में परंपरागत तरीके के बजाय आधुनिक तरीके से ये स्टील बनाई गई है, जिससे ये न सिर्फ ज्यादा मजबूत हुआ बल्कि लागत भी कम आई। इसमें क्वेंचिंग एंड टेम्परिंग जो टेक्निक्स हैं वो यूज की गई हैं, उसमें उससे फ्लेक्सिबिलिटी रही है स्टील में, और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में जो इसमें जो स्ट्रांगनेस जितनी होनी चाहिए उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो दोनों चीजें जो अपोजिट हैं, दोनों को मिला के स्टील बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और इन टेक्निक से हम ये वाली स्टील बना पाए। बेशक ये एक शुरुआत है, लेकिन किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए देश में स्टील बनाकर सेल ने कामयाबी के नए दरवाजे खोले हैं, जो आने वाले वक्त में देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करेगा। ये हिंदुस्तान में इकलौती जगह है जहां फौज के लिए फौलाद बनता है। जंगी जहाज से लेकर टैंक तक और मिसाइल और रॉकेट तक में इस्तेमाल होने वाले स्टील यही बनता है। समझा जा सकता है कि यहाँ बनने वाला स्टील कितना मजबूत और ताकतवर होता होगा। यहाँ बनने वाले लोहे के बदौलत ही सेना दुश्मन से लोहा लेती है।